जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, चाहे आर्मी हो, आईसीजी हो यानी कोस्ट गार्ड हो, बेटा जहाँ जहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी अपन एक सीरीज चला रहे हैं जो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में जा रही है। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, देखो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आंसर तो मिलते ही है, साथ ही साथ बाकी 3 ऑप्शन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो लगातार लगभग अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो और हर एक ऑब्जेक्ट का साथ साथ आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो लगभग आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर इसी सीरीज को आप इसी वे में देखते भी रहेंगे तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? देखो दोस्त, सबसे पहली बात तो ये है कि ये निर्वात की बात कर रहा है, यानी कि वैक्यूम की बात कर रहा है। वैक्यूम क्या होता है पहले वो ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि सर वैक्यूम यानी कि निर्वात क्या है, तो बच्चा आप निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी मीडियम ना हो, ना तो सॉलिड मीडियम हो, ना ही लिक्विड मीडियम हो और ना ही गैस मीडियम हो, है ना। यानी ना तो ठोस हो, ना ही द्रव हो, ना ही गैस हो। ऐसी जगह को अपन बोलते हैं निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में जब कोई भी मीडियम नहीं रहेगा तो आप कोई किसी भी चीज़ को भी गिराओगे को तो इक्वल स्पीड से नीचे आएगा। मतलब चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कागज हो, चाहे लकड़ी हो, ये सारे एक ही स्पीड से यानी कि समान दूरी या समान गति से ही नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि कोई मीडियम है नहीं। अब जनरली तौर पे अपन ने पढ़ा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट की जो ध्वनि की गति है सबसे ज़्यादा किस में होती है? सर सॉलिड में होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ साउंड यानी कि ध्वनि, तो ध्वनि में सबसे ज़्यादा अपन किस में भागती है? ध्वनि सर सॉलिड में भागती है। देन किस में भागती है? सर फिर लिक्विड में भागती है। देन किस में भागती है? साहब गैस में भागती है। अच्छा, अगर मैं वैक्यूम में पूछूँ तो वैक्यूम में साहब ये साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं ना, तो यहाँ ध्वनि कैसे जाएगी? वैसे ही कहानी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वैक्यूम में नीचे गिराते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो आयरन यानी लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, समान स्पीड से नीचे आएंगे, क्योंकि कोई भी इसमें मीडियम नहीं है। हाँ, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा अगर दोस्त पूछा जाए तो लाइट की स्पीड होती है। कितनी होती है? लाइट स्पीड। अगर आपने देखा होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो मीटर में है और यहाँ पर ने किलोमीटर में चेंज कर लिया। बताइए कोई दिक्कत है? तो पहले वाले क्वेश्चन में आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेकंड वाला देखो, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर एक छोटा सा यंत्र होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे से ऐसे चपटा टाइप का रहता है, ऐसे एक कार्बोरेटर रहता है ऐसे। ये कार्बोरेटर होता है किसमें? डीजल में नहीं साहब, भाप में नहीं, बिल्कुल नहीं। किस में होता है? ये पेट्रोल इंजन में होता है। हमेशा कभी कभी ये पार्ट पूछ लिए जाते हैं कि कौन से इंजन में कौन सा पार्ट का उपयोग किया जाता है। तो कार्बोरेटर की अगर बात करता है तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। समझ गए बात को? अगला, अच्छा पेट्रोल का जो होता है ना, कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए जो पेट्रोल अच्छा होता है, डीजल अच्छा होता है, भाप अच्छी होती है। तो भाप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर उबलते हुए पानी या भाप में सबसे ज़्यादा जलन किससे होगी? मेरे दोस्त भाप से ही होती है। किससे होती है? भाप से होती है। पेट्रोल की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से पहचानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन? कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखो बेटा, एक है नमक। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। किससे मिलकर बना है? सर HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो तो नमक बन जाएगा। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल। सर दूसरा है धावन सोडा, बिल्कुल नहीं साहब। तीसरा क्या है? खाने का सोडा, ये भी बिल्कुल नहीं। देखो एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है फिटकरी का, पोटासेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटासेलम कहा जाता है। कहाँ पर? सुनो, जैसे आप सेविंग कर रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो, दाढ़ी बनाते समय आप ऐसे से कर रहे हो, कहीं पर आपको रेजर लग जाए तो वहाँ पर जो भाई होता है, दाढ़ी बनाने वाला भाई होता है, वो फिटकरी लेगा और वहाँ पर घिस देगा ताकि जो ब्लडिंग हो रही है या ब्लड
बाहर निकल रहा है वो क्लॉट जम जाए, रक्त का थक्का जम जाए, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटासेलम यानी फिटकरी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में भी हम पोटासेलम यानी कि फिटकरी का उपयोग करेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? तो अगर पूछे एंटीसेप्टिक में किसका उपयोग करेंगे सर? धावन सोडा और खाने के सोडा में तो बिल्कुल नहीं, कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा, चाहे बाइकार्बोनेट हो और चाहे कार्बोनेट हो, इनका तो उपयोग करेंगे नहीं। करेंगे किसका? पोटासेलम यानी फिटकरी का करेंगे। आगे आज जो जंग रस्ट निम्न में से किसका एक उदाहरण है? बहुत ध्यान से सुनो बेटा, जंग की बात कर रहा है ना कि जंग किसका उदाहरण होता है। तो समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मिक्सचर क्या होता है? मोर देन 2 एलिमेंट, 2 से अधिक तत्व, मोर देन 2 एलिमेंट, 2 से अधिक तत्व जब एक इनडेफिनेट रेशियो में है ना, इनडेफिनेट रेशियो में मिला दिए जाएं, मतलब क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा तत्व, मतलब 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, इनका फिक्स रेशियो नहीं होना चाहिए बेटा, फिक्स रेशियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि फिक्स अनुपात में नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा तत्व जब एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बन जाता है मिश्रण। जैसे मैंने रेत में क्या मिला दिया? रेत में मिला दिया आटा, या आटे में रेत मिला दिया, या गेहूँ में सरसों मिला दिया, तो आपने गिने थोड़ी थे कि गेहूँ के 50 दाने हैं और 20 दाने सरसों के मिलाने हैं। तो जब भी आप अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। लेकिन उन्हीं को जब निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? यौगिक। जैसे समझो मेरी बात को, अगर मैं बोलूं कि सोडियम क्लोराइड है साहब, ये एक यौगिक है, कैसे पता सर? देखो, ये सोडियम है और दूसरा बच्चे ये क्लोरीन है। सोडियम 1 है और क्लोरीन 1 है, तो बेटा इनका रेशियो फिक्स है कि नहीं? बोलो हाँ जी सर। सर पानी क्या है? पानी भी कंपाउंड है। देखो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो इनका रेशियो फिक्स है कि नहीं? तो अगर रेशियो फिक्स है तो वो यौगिक, और रेशियो फिक्स नहीं है तो वो मिश्रण। एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में पता है, टोटल 118 एलिमेंट है, तत्व हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल हैं यानी प्राकृतिक, जिनमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, ये हमें भगवान ने दिए हैं। और बाकी के बचे हुए 24 को बोला जाता है सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित। कैसे बोले जाते हैं? संश्लेषित बोले जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, है ना। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है इनको और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, इनका फॉर्मूला भी नहीं होता। देखो इसका फॉर्मूला है, कभी मैंने बोला कॉपर, तो कॉपर मतलब Cu, सिंबल होते हैं, इनके फॉर्मूले नहीं होते। फॉर्मूले यौगिक के होते हैं बेटा। देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, सोडियम क्लोरीन को मिला दिए तो सोडियम क्लोराइड बन गया ना, इसका फॉर्मूला हो गया ना, इसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जैसा। अलॉयज क्या होता है? अलॉयज का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा धातुएं आपस में मिला देना। अच्छा, एक धातु तो होना कंपलसरी है, ये तो फिक्स है ना, एक धातु तो होना कंपलसरी है। कॉपर जिंक हो गया, ब्रॉन्ज बनाना हो गया, ब्रास बनाना हो गया, इनमें आपस में धातुओं को मिक्स किया जाता है तो वो अलॉयज होगी, मिश्र धातुएं होगी। तो आप ये बताओ, जंग का तो भैया फॉर्मूला होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। फॉर्मूला किसका होता है सर? कंपाउंड का होता है। फॉर्मूला किसका होता है? सूत्र किसका होता है? कंपाउंड का होता है। अगला, किस तापमान पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? बहुत ध्यान से सुनो, किस गैस पर जो, या फिर किस तापमान पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? शून्य आयतन मतलब किस तापमान पर कोई भी पार्टिकल एनर्जी लेस हो जाता है, मतलब ऊर्जा मुक्त हो जाता है, बिल्कुल ऊर्जा नहीं रहती, ऊर्जा मुक्त हो जाता है। और ऐसा तभी संभव होता है जब वो टेम्परेचर लेबोरेटरी में हो। किस में हो? लेबोरेटरी, मतलब लैब में तैयार किया गया हो टेम्परेचर। और लैब में तैयार करने वाला टेम्परेचर कौन सा था? -273.15, पूरा एग्जैक्ट होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और यही बेटा 0 केल्विन के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव ताप। संसार का सबसे कम तापमान, न्यूनतम संभव ताप। तो न्यूनतम संभव ताप नेचर में तो पॉसिबल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। सर कहाँ पर ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है लेबोरेटरी में, लैब में तैयार। और ये इतना कम तापमान, संसार का सबसे कम तापमान यही है, या तो -273.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 केल्विन कर दो। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई मैं -5 केल्विन में घूमने गया था, खूब जोर से झापड़ मारना उसको, बोला सारे संसार का सबसे कम तापमान ही 0 केल्विन है, उससे नीचे तो कैसे चला गया? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सरासर वो झूठ बोल रहा है सर, सरासर वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। क्लियर है? चलो अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बता दो।
देखो मैंने बाइकार्बोनेट बताया था कि जहां पर आपको बाइकार्बोनेट लिखा मिल जाए वो क्या है, बेकिंग सोडा है। तो यहाँ तो सोडियम कार्बोनेट है सर, यहाँ नहीं है। सोडियम क्लोराइड है, ये तो नमक है मेरे भाई, ये तो नमक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, सी। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इसका कॉमर्शियल नेम हो गया और केमिकल नेम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला आ जाओ, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स। देखो जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन समझो है ना, म्यूटेशन का मतलब होता है सडनली आपके जेनेटिक कोडिंग में कोई परिवर्तन आ जाना। अब उसके लिए आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर, आपका जो इंटरनल फैक्टर हैं, आउटर फैक्टर हैं, ये काम करते हैं। आपके बॉडी में अगर कोई ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जिसके कारण आपकी जेनेटिक कोडिंग चेंज होगी, तो सडनली आपके जीन में कोई परिवर्तन आ जाता है। और जीन किसके साथ साथ घूमते भैया, ये बताओ, जीन के अंदर कौन था, डीएनए। तो डीएनए में जब चेंज होगा बेटा तभी तो जेनेटिक चेंज होगा, है ना। क्लियर है कि नहीं। अब ये बताइए क्रोमोसोम क्या कर रहा था, क्रोमोसोम तो जेंडर डिसाइड कर रहा था। क्या कर रहा था, जेंडर डिसाइड कर रहा था, हम मेल हैं कि फीमेल, ये कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमोसोम के अंदर ही बैठे होते हैं जीन, तो क्रोमोसोम की यूनिट, क्रोमोसोम की इकाई कौन मानते हैं, जीन को। जीन क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे मैं बोलूं कि मैं मेल हूं, ये डिसाइड किया है किसने, क्रोमोसोम ने, गुणसूत्र ने। लेकिन मैं मम्मी जैसे दिखूंगा, पापा जैसे दिखूंगा, ये लक्षण कौन लाया है मेरे मम्मी पापा से, जीन। और जीन किसके रूप में लाता है साहब, डीएनए के रूप में। किसके रूप में लाता है, डीएनए के रूप में, सही है ना। राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो अगर पूछ ले प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। सर आरएनए डीएनए का ही एक टुकड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। सर डीएनए आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस है सर, डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और आरएनए में हमेशा एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है, डबल बॉन्ड के द्वारा। भैया क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। भैया ये बताओ, एक हो गया अडल्ट पर्सन यानी कि वयस्क व्यक्ति, अडल्ट पर्सन यानी कि वयस्क व्यक्ति, और एक हो गया साहब फाइटस। फाइटस मतलब होता है बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, नवजात शिशु, नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु का ब्लड कहाँ बनेगा सर, आपने पढ़ाया होगा लीवर में। कहाँ पर पढ़ाया था, लीवर में, यानी कि यकृत में होता है। और दोस्त यकृत में तो ठीक है, वयस्कों का कहाँ होता है, तो सब बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में। तो अगर मैं बोलूँ कि सर हम लोगों का ब्लड कहाँ बनता है, अब बोलोगे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है, हड्डियों के बीच का एक खोखला लिक्विड होता है, हड्डियों के बीच में खोखला लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। अच्छा हमारा खून अगर बोन मैरो में बन रहा है तो खून के अंदर ही तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ये भी तो वहीं पर बनेगी, और वहीं पर बनेगी तो भैया कहाँ पर, बोन मैरो में। सर हार्ट तो प्योरिफिकेशन नहीं, फिल्ट्रेशन भी नहीं, क्या करता है सर, ये बीपी क्रिएट करने का काम करता है। ध्यान से सुनना, ब्लड के सर्कुलेशन में मदद कौन करा रहा है, हार्ट करा रहा है। ब्लड के अंदर बीपी क्रिएट कराने का, ब्लड प्रेशर क्रिएट कराने का काम कौन करता है, हृदय कराता है। सर किडनियों का काम होता है ब्लड का फिल्टर कराना, खून को छानने का काम, और फेफड़े का काम होता है ब्लड का प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रहा है, फेफड़ों में। जैसे बाहर से आपने ऑक्सीजन ली, फेफड़ों में गई, और बॉडी से आई फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर हो जाती है। ये फेफड़े कराता है। किडनी क्या करता है, आपके ब्लड में से छान छान के मूत्र का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है। समस्या खत्म, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की कौन सी गैस छोड़ते हैं। भैया ये बताओ, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। सिंपल सी बात है सर, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाँ। पानी चाहिए, बिल्कुल सही। सर सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल चाहिए दोस्त। और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। और हरित लवक के साथ सर एक मैग्नीशियम धातु होती है, बनता क्या है, C6H12 और O6, ये तो हो गया फूड। और सर एक गैस बनती है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ये बताइए भैया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन ही तो बना रहे हैं भाई। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, पौधे ले रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं, पौधे छोड़ रहे हैं। इसीलिए तो एटमॉस्फेयर में या फिर पूरे एनवायरनमेंट में ये साइकिल चल रही है कि हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन को छोड़ा। तो जो वो छोड़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं वो ले रहे हैं।
भैया चल रही है कहानी। तो ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर में अगर पूछा जाए तो 20.96% है बेटा, ओवरऑल 21% लिखा आता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, लेकिन ऑप्शन में 0.04% चेक कर लेना। सर नाइट्रोजन 78% है, 78% है। इसके अलावा एक और गैस है आर्गन है 0.93% तक। ये जरूर याद रखे रहिए, छोटे छोटे से पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन बना देता है। आगे देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर तो बेटा सबसे बड़ी है, ये तो लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट कहाँ होती है? थाई में। लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? जांघ में, है ना, समझो। सर कपाल हड्डी स्कल बोन, ये वाली स्कल बोन है ना, टोटल खोपड़ी की हड्डी, तो ये सबसे छोटी नहीं होती। वर्टिब्री हमारे अंदर है 26 और बच्चों के अंदर है 33। बेटा वर्टिब्री ये पीछे की है ना, रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं। जैसे देखो समझो, ये है पूरी खोपड़ी, ये है गर्दन, इस तरीके से हमारे क्या होती है बेटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। सर इधर C1 से लेकर C7 तक होते हैं सर्वाइकल, T1 से लेकर T12 तक होते हैं थोरेसिक। सर L1 से लेकर L5 तक होते हैं लंबर स्पाइन। सर इधर एक कॉसेक्स और एक सैकेरल। सर ये होती हैं 7, ये होती हैं 12, ये होती हैं बेटा 5 और ये होती हैं 1 और 1। 7 12 7 19 और 5 24 और 2 26। अच्छा हमारे अंदर ये 26, बच्चों के अंदर ये 5 और ये 4, ये एक्स्ट्रा बच्चों के अंदर हो जाती है, तो बच्चों के अंदर ये 33 पहुँच जाती हैं। तो सबसे छोटी भी कौन बची? स्टेपीज बची। कहाँ पर होती है? सर कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपीज नाम है। बाकी ऑप्शन को तोड़ मरोड़ दिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उरोस्थी स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? बेटा स्टर्नम सुनो कहाँ है, ये मान लो सीने की वी शेप की हड्डी है ना, ये वी शेप की, इसी को स्टर्नम बोला जाता है। इसी पे 1 2 3 4 5 6 7, सर 1 से लेकर ये 7 तक ये पसलियाँ हैं। 8वीं 9वीं 10वीं ये तीनों 7वीं वाली से, 8वीं 9वीं और 10वीं ये तीनों 7वीं वाली पसली से जुड़ी होती हैं। और बाकी ये 11वीं और ये 12वीं, ये 11वीं पसली और ये 12वीं, इनको लटकने वाली या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, इनको झूठी पसलियाँ और इनको सच्ची पसलियाँ कहा जाता है। अब उरोस्थी क्या है? बीच वाली ये वी शेप की हड्डी है ना बेटा, इसको बोला जाता है कपाल। नहीं सर, सर ये नितंब बिल्कुल नहीं। सर थाई नहीं, कहाँ पर होती है? चेस्ट में होती है, क्योंकि ये पूरा रिब केस कहाँ होता है? पसलियों का पिंजरा कहाँ है ना, समझो। आगे, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? देखो एल्ब्यूमिन तो एग में पाया जाता है, अंडे में। सर ग्लोब्यूलिन ब्लड में होता है, बोलो हाँ जी सर। लाइपेज जो होता है ना, ध्यान से सुनिए, ये पैंक्रियास वाले जूस में पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस में। हिंदी में क्या बोला जाता है? अग्नाशयी रस में। कहाँ पर? अग्नाशयी रस में पाया जाता है। भैया मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अंडे वाले प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन। तो सर कैसीन और कैरोटीन, देखो दूध में ना 2 तरीके के प्रोटीन हैं। दूध में कितने तरीके के प्रोटीन हैं? 2 तरीके के। तो भैया मिल्क में 2 तरीके के प्रोटीन है। एक, अगर मिल्क प्योर वाइट है यानी कि सफ़ेद कलर का है तो उसमें है कैसीन प्रोटीन। कौन सा है? कैसीन प्रोटीन है। और अगर हल्का सा पीले कलर का है, मतलब हल्का सा एलोएस है, हल्का सा एलोइश है यानी कि पीलापन है दूध में, तो भैया उसमें होता है कैरोटीन। कौन सा होता है? कैरोटीन होता है। दोस्त किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से बोलो। अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर सभी को पता है तो एक मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है जल्दी से बता देना। दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? दाल, दाल, जल्दी से बताओ भैया। पल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ये कमेंट बॉक्स में छापना, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे तो निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? सर ये पूछा गया निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत में यानी प्लांट किंगडम में एल्गी किस किंगडम के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? समझो भैया। एंजियोस्पर्म के अंदर तो बेटा 2 पौधे आते हैं। सबसे बड़ा पूछे तो यूकेलिप्टस। कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट पूछे तो बोल देना यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पूछे तो बच्चे बोल देना बोफिया। बोफिया बर्ड का सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है बोफिया। तो ये तो हो नहीं सकता। सर टेरिडोफाइटा के अंतर्गत तो जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, फर्न्स वगैरह आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट सजावटी पौधे सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। सजावटी पौधे जितने भी हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, तो एल्गी इसमें आ नहीं सकती। सर ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधे आते हैं जो पानी और पानी से बाहर दोनों जगह उग सकते हैं, तो इसमें एल्गी आ नहीं सकती। तो बचा क्या था? थैलोफाइटा। बचा क्या था? थैलोफाइटा। देखो जब अपन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो 2 टाइप के होते हैं। प्लांट किंगडम में भी अपन कितने टाइप के पढ़ेंगे? 2 टाइप के। एक पढ़ेंगे फेनेरोगेमस, एक पढ़ेंगे क्रिप्टोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस के अंतर भी 3 आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सही है ना?
बहुत बढ़िया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? भैया अगर किसी को ग्लूकोज का सूत्र नहीं आता, पढ़ाई लिखाई छोड़ के चले जाना। C6H12 और O6 कितने एलिमेंट है सर? कार्बन है। C इक्वल टू कार्बन, बेटा H इक्वल टू हाइड्रोजन और O इक्वल टू ऑक्सीजन। O इक्वल टू ऑक्सीजन। रेशियो कितना है सर? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1:2:1 सर, 1:2:1 इनका रेशियो है। ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है। हिंदी में बोला जाता है तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत, तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत। तो तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत किसे कहा जाता है सर? ग्लूकोज को। अच्छा, सबसे मीठी शुगर पूछे, सबसे मीठी शुगर, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, आपको किसके बारे में लिख के आना, जल्दी बोलो। फ्रक्टोज के बारे में। सर किसके बारे में? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ पर पाया जाता है दोस्त? आप लिखोगे सर या तो फलों में ऑप्शन में होगा, अगर फलों नहीं होगा तो शहद लिखा होगा, यानी कि हनी लिखा होगा, या तो फ्रूट या फिर हनी। सबसे कम, लीस्ट स्वीटेस्ट, सबसे कम मीठी शुगर पूछे, सबसे कम मीठी शुगर पूछे। नेचुरल हैं, बट ये दोनों कैसी हैं? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इसमें सबसे कम मीठी शुगर होती कौन सी? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ को। लैक्टोज। कौन सी? लैक्टोज। भैया सभी को बताना है लैक्टोज। और चलो भाई इतना हो गया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये मिल्क में पाई जाती है बेटा, अगर पूछ ले कहाँ पर होती है? मिल्क यानी दूध में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको छापना है। सबसे ज़्यादा मीठी आर्टिफिशियल, कृत्रिम सबसे ज़्यादा मीठी शुगर कौन सी है? मार्केट में शुगर फ्री के नाम से मिलती हैं, चेक कर लेना, उसमें कौन सी है जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड में बेटा हमेशा साबुन ही बनते हैं, आपने पढ़ा होगा स्टायरिक एसिड, पार्मेटिक एसिड और मैलिक एसिड। फॉर्मूला एक आध का लिख दे रहा हूँ सर, C17H35 और COOH है ना, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड यही है। देखो C17H33 COOH ये भी हो जाएगा। एक मिनट से 15 है बेटा, ये C17H C15 है, H31 है, COOH, ये सारे फॉर्मूले ही तो हैं। तो आप एक फॉर्मूला बस भी अगर याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। अगला आ जाओ, फाइंड द मिसिंग करेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ अब आया ना रीजनिंग का। मेरे दोस्त आपको ना यहाँ पर एक नंबर लिखना है, वो नंबर कौन सा आएगा सर? ना अपन धीरे छोटे वाले नंबर से लेके चलो सर। 3 के बाद 16, 16 के बाद 81 के बाद 406, मतलब नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। 3 से एकदम इधर आ गए, मतलब मल्टीप्लाई तो है। तो 3 5 15 और 1 16, 16 5 80 और 1 81, 81 5 405 और 1 406। मतलब अपन ने क्या किया है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 करो तो अगला नंबर। सर 406 का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 5 के साथ। 4 5 20, मतलब 2000 से ऊपर ही आएगा। और 2000 से ऊपर केवल एक ही ऑप्शन में था। कौन से ऑप्शन में था सर? ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी में। अगला लिखा है फाइंड द मिसिंग करेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर क्या लिखा हुआ है? देखो इधर से आप चलेंगे तो ये वाली वैल्यू पता करनी है, और इधर से आप घूमते हुए गए तो इधर नंबर भी ज़्यादा हो गया। मतलब एक बात तो कंफर्म है बेटा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32 और प्लस का 2 34, 34 दूनी कितने हो गए भैया जल्दी से बताओ? 68 और 2 कितने हो गए? 70। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल पॉसिबल है। आंसर कितना आएगा? 70। देखो 34 दूनी कितने हो गए? 30 और 30 60 और 4 68, 68 और 2 कितने हो गए? 70। इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 2 किया गया है। इधर भी इंटू 2 + 2, इधर भी इंटू 2 + 2। तो जब ऊपर वाले में इंटू 2 + 2 करो तो नीचे वाला नंबर सेम कहानी करते चलो, आगे वाले नंबर मिलते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रमेश ड्राइव हिज कार 4 किलोमीटर टू ईस्ट। भैया जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये वाला मैप याद रखो, ये है ईस्ट यानी पश्चिम, सॉरी पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये बेटा दक्षिण। अपन एक एक करके अब इनको सॉल्व कर लो। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रमेश ने 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना या गाड़ी चलाई। तो भैया रमेश ने 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाई, अभी कहाँ जा रहा है? वो पूर्व की ओर, ठीक है। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 6 किलोमीटर, लेफ्ट का मतलब बेटा एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा, और राइट का मतलब घड़ी वाली दिशा। तो ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में मुड़ेगा और 6 किलोमीटर, नॉर्थ में मुड़ा और 6 किलोमीटर। अभी कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। फिर से वह अपने लेफ्ट ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, बेटा नॉर्थ का लेफ्ट देखो वेस्ट, तो इस साइड आ जाएगा। 4 किलोमीटर चलेगा तो ये 4 है, ये 4 है, इसके सामने आ जाएगा, इधर पर पहुँच गया।
रमेश अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पर? बेटा ये दूरी बताना जरा, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बिल्कुल सिंपल सा तो क्वेश्चन था यार, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो सेम कहानी, एक आदमी उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला, तो यहाँ से चलना किया उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, फिर वह लेफ्ट मुड़ता और 5 किलोमीटर, वो उत्तर का लेफ्ट बेटा पश्चिम होता है, 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर इधर पश्चिम की तरफ चल रहा है, फिर वह लेफ्ट मुड़ता और 15 किलोमीटर, फिर वह लेफ्ट मुड़ेगा और 15 किलोमीटर, देखो लेफ्ट मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा। दोस्त बहुत ध्यान से सुनो, पहला आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर लेफ्ट मुड़ेगा 5 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ेगा 15 किलोमीटर, अंत में फिर से वह लेफ्ट मुड़ा 5 किलोमीटर, में फिर से लेफ्ट मुड़ा 5, ये है तो 5 ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। चलो ये लेफ्ट होते हैं ना बेटा, ऐसे लेफ्ट और ये से राइट, वह शुरुआती बिंदु से ये वाली दूरी पता करो बेटा, ये टोटल 15 थी, अगर ये 7 है तो ये बची हुई कितनी होगी 8, मतलब आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। सर लिखा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स। अच्छा इन लेटर्स का उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, और नीचे दूसरे लेटर लिखे हिंदी और इंग्लिश में। ओह माय गॉड, मतलब ये क्वेश्चन मिस टाइप है बेटा, है ना, हिंदी में देखो दूसरे हैं और इंग्लिश में दूसरे लिखे, अब इसके अकॉर्डिंग बनाएं या इसके अकॉर्डिंग बनाएं, है ना, छोड़ो ये क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मिस प्रिंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ भाई, नेक्स्ट फिगर आपको पता करना है, नेक्स्ट फिगर कौन सा हो जाएगा। अब जब भी इस तरीके के फिगर होते हैं इनको सीरीज बोला जाता है, तो या तो ये क्लॉकवाइज चल रहे होंगे या एंटी क्लॉक। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ ये ट्राइंगल पहले इधर था, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल था, कोई दिक्कत नहीं सर, दूसरे वाले में ट्रायंगल इधर आ गया मतलब ट्रायंगल इधर, सर तीसरे वाले में इधर, जहाँ जहाँ मतलब फिगर थे इधर, चौथे वाले में बेटा इधर आना चाहिए, है ना, देखो पहले वाले में इधर, दूसरे में इधर, तीसरे में इधर, तो चौथे में इधर, मतलब इधर ट्रायंगल चाहिए। सर इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, सर इसमें है, हाँ इसमें है बिल्कुल। अब दूसरे वाले फिगर में देखो स्क्वायर पहले इधर है, दूसरे वाले में बीच में आ गया, तीसरे वाले में इधर आ गया, चौथे वाले में इधर आ जाएगा, तो इधर स्क्वायर चाहिए, इधर है नहीं सर, बिल्कुल खत्म। कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, अपोस्ट्रोफी के बाद वाला शब्द अपन छोड़ देते हैं, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। अच्छा पहले नंबर पे वो बनता है जिसने इशारा किया हो, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा था, तो ये है वो आदमी, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, मतलब इकलौता बेटा यही, तो इसकी वो पत्नी होगी ना चौथे, और ये उस महिला की माँ है, तो महिला उसकी बेटी होगी ना, तो ये है वो महिला और ये है दोस्त वो पुरुष। अब सुनो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, किसने इशारा किया है वो अपन क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, इशारा किसने किया, आदमी ने, कि उसकी माँ मतलब महिला की जो मम्मी है, महिला की जो मम्मी है, तो ये अपन छोड़ देते हैं शब्द, आगे से लिखो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, कितने लोग हैं 4। पहले नंबर पे वो आदमी बनेगा जिसने इशारा किया, इशारा किसने किया था, आदमी ने, तो आदमी को हमेशा मैं ट्राइंगल में पैक करता हूँ, महिला को हमेशा सर्कल में पैक करता हूँ, शादी कराना हो तो प्लस लगाता हूँ। तो ये बोला कि मेरे पुत्र, तो इसका पुत्र यहाँ आ गया, नीचे आ गया, के दादा, तो इसके दादा इसके बाप के बाप हो गए दादा, की इकलौती पुत्र वधू, तो इसका इकलौता बेटा यही है, तो ये वो महिला की मम्मा है। अच्छा उसकी माँ, ये सबसे लास्ट में जो बनता है ना वो ये वाली बनती है, तो उसकी माँ मतलब किसकी, महिला की, तो महिला ये हो गई। अब मैंने एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोला कि उसकी जो मम्मी है ना वो मेरे बेटे के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब मेरी पत्नी है, लेकिन वो उसकी माँ है, किसकी माँ, उस महिला की, तो महिला मेरी बेटी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, महिला भैया पुत्री हो जाएगी, तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। अगला 68 का रिलेशन 130 के साथ है, तो क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 350 के साथ क्या लिखा जाए। भैया आपको यहाँ पर कोई सीरीज समझ में आ रही है, कोई सीरीज समझ में आ रही है, छोटा सा मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, क्या आपको नहीं लगता बेटा कि ये कहीं ना कहीं क्यूब के करीब है। देखो 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 जोड़ दो तो हो गए 68। अच्छा 5 का क्यूब 125 और 5 जोड़ दो तो भैया 130। ये कितना है, 7 का क्यूब है और प्लस 7 जोड़ दो, 7 का क्यूब 343 और प्लस 7 350। तो भैया इधर भी 6 का होना चाहिए, 4 के बाद 5, तो भैया ये तो पहले वाला निकालना था, तो 7 से पहले 6, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 जोड़ दो भैया 222। क्या ऑप्शन में था, बिल्कुल था गुरुजी, कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर सी में था। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट ऑफ द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द
फ्रॉम गिवन आंसर, आपको इस वाली इमेज को ना कंप्लीट करना है बेटा। आप कंप्लीट कैसे करोगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सर पहले इधर चेक बना के कर लिया सर, एक ऐसी लाइन होना चाहिए और ये वाली लाइन देखो इसमें थी नहीं सर, इसमें है, इसमें थी नहीं सर, इसमें थी नहीं। बेटा कहाँ पर बनना था, ऑप्शन नंबर बी में। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक यूनिट जगह को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो और आंसर लगाना शुरू करो। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द मिसिंग पोर्शन ऑन द क्वेश्चन फिगर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर ए बी सी एंड डी। तो एक क्वेश्चन फिगर है, दूसरा आंसर फिगर है। अब सुनो ध्यान से, ये देखो बेटा, ये चारों तरफ अपना ये कंप्लीट हो, ये एरो अंदर की तरफ है, ये एरो अंदर की तरफ, ये एरो, तो ये एरो अंदर की तरफ चाहिए। अंदर की तरफ एरो यहाँ पर है सर, नहीं है। ये एरो इस साइड है, ख़त्म करो। ये एरो इधर है नहीं, कौन बचा था, सी। कौन सा बचा था दोस्त, सी बचा था। हमने एरो के आधार पर ही इसको एलिमिनेट कर लिया। तो भैया ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और सच सच बताइए, पूरे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या मज़ा आया आपको वीडियो में कि नहीं। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एक एक करके पूरे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं। और ये प्रॉमिस रहा मेरे को, एक साथ अगर किसी को भी क्वेश्चन चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मैंने PDF अपलोड कर दी है पूरी साइंस की, वो आप PDF डाउनलोड करके देख लो। एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर चला जाए तो बताना, बहुत मेहनत से वो PDF बनाई गई है, ठीक है दोस्त। तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, FDA ऑनलाइन लिखना है, वहाँ पर आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी का कुछ इस तरीके से ऐप मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पर फ्री मटेरियल में जाना और वहाँ पर सुरेंद्र सर PDF लिखा होगा, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।